नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे संसद के सत्र से। संसद का शीतकालीन सत्र आज आगाज हो गया है। ये सत्र आज से 19 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 19 दिनों की अवधि में 15 बैठकें निर्धारित की गई हैं। आज राज्यसभा में पीएम मोदी ने अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का परिचय देते हुए सदन में कहा कि समाज सेवा उनकी निरंतरता रही है। राजनीतिक क्षेत्र उसका एक पहलू रहा है, लेकिन मुख्य धारा समाज सेवा की रही है। समाज के प्रति समर्पित होकर जितना कुछ आपने युवा कला काल से लेकर अब तक वो करते आए हैं और करते रहे, वो हम सभी समाज सेवा के प्रति रुचि रखने वाले लोगों एक अच्छी बात है। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने मीडिया से 10 मिनट बात की। उन्होंने कहा, भारत ने यह सिद्ध किया है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। इसलिए ये सत्र विकसित भारत के प्रयास में और ऊर्जा भरने का अवसर है। विपक्ष पराजय की निराशा से बाहर निकलकर आए और मजबूत मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि ये सत्र पराजय की हताशा या विजय के अहंकार का मैदान नहीं बनना चाहिए। नई पीढ़ी के सदस्यों को अनुभव का लाभ मिलना चाहिए। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। राष्ट्रनीति पर बात होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। कि पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है, या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को। तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कम से कम सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए। सांसदों को अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए। अपनी निराशा और अपने पराजय पे सांसदों को बलि मत बनाइए। मैं आशा करता हूं कि इन जिम्मेवारियों के साथ हम सब चलें, लेकिन मैं देश को विश्वास देता हूं कि राष्ट्र प्रगति की राह पर चल पड़ा है। राष्ट्र नई ऊंचाइयों को पार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये सदन भी उसमें एक नई ऊर्जा, नया सामर्थ्य भरने का काम करेगा। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद विपक्षी खेमे यानी महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। गठबंधन के भविष्य पर अब सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। इस बीच कांग्रेस आलाकमान की समीक्षा बैठक के बाद उठी असंतोष की आवाजों ने गठबंधन की नींव को हिला दिया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का बयान भी चर्चा में है, जिससे राजनीतिक हलकों में बेचैनी है। इन्हीं सब कारणों से कांग्रेस ने आज 1 दिसंबर पटना स्थित सदाकत आश्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जिला अध्यक्षों और फ्रंटल प्रमुखों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है।
ये चुनाव के बाद पटना में कांग्रेस की पहली बड़ी बैठक है, जिसमें हार के तमाम बिंदुओं पर गहन चर्चा की जाएगी। आज पटना के सदाकत आश्रम में होने वाली कांग्रेस की बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता स्नेहा शीर्षवर्धन से बताया कि बैठक में विधानसभा चुनाव परिणामों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। इसमें हार के कारणों की पहचान करना, पार्टी की नीतियों और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करना शामिल है। इसके अलावा बैठक में आगामी 14 दिसंबर को वोट चोरी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में आयोजित होने वाले विरोध प्रदर्शन और रैली की रूपरेखा पर भी बात होगी। इस बैठक के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि कांग्रेस महागठबंधन में अपने भविष्य को लेकर क्या रुख अपनाती है। उत्तर प्रदेश में नई श्रम संहिता लागू होने के बाद हड़ताल और श्रमिक प्रबंधन से जुड़े नियम पहले की तुलना में अधिक सख्त और सुव्यवस्थित हो गए हैं। इसका उद्देश्य औद्योगिक अनुशासन को मजबूत करते हुए श्रमिकों और उद्योगों के बीच बेहतर संतुलन बनाना है। प्रदेश में अब बिना 14 दिन की पूर्व सूचना के किसी भी प्रकार की हड़ताल या तालाबंदी करना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। सामूहिक अवकाश को भी हड़ताल की परिभाषा में शामिल कर दिया गया है, जिससे अनियमित बंदी पर नियंत्रण रखा जा सके। नई संहिता के अनुसार 300 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों को किसी भी छटनी या संस्थान को बंद करने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इससे अचानक होने वाली छटनी पर रोक लगेगी और श्रमिकों की नौकरी सुरक्षा मजबूत होगी। श्रम मंत्री अनिल राजभर के अनुसार 21 नवंबर से लागू कई नई संहिताओं ने कानूनों का पालन आसान बनाया है। श्रमिक हितों को सुरक्षित रखते हुए उद्योगों के लिए भी प्रक्रियाओं को सरल किया गया है। समन्वय बढ़ाने के लिए शिकायत परितोष समिति, वार्ताकारी परिषद और 2 सदस्यीय औद्योगिक अधिकरण जैसे नई संस्थाओं का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारण जिला स्थित सोनपुर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला 2025 का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने मेला सह प्रदर्शनी क्षेत्र का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग, आर्ट एंड क्राफ्ट ग्राम, महिला एवं बाल विकास निगम, जीविका सहित विभिन्न विभागों द्वारा लगाई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। स्टॉलों के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न उत्पादों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान निर्माणकर्ताओं एवं विक्रेताओं ने उत्पाद के निर्माण एवं उनकी लोगों तक पहुंचाए लिए सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं एवं सहायता के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। जीविका दीदियों ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मिल रही राशि से हो रहे फायदों को लेकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने जीविका दीदियों को आगे बढ़ाने के लिए काफी मदद की है। आपकी बदौलत राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान मिल रहा है। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि का चेक प्रदान किया। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने महिलाओं को 10,000 रुपए देने वाली योजना पर विपक्ष के बयानों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम ही है भ्रम फैलाना और वही काम वे लगातार करते हैं। लल्लन सिंह ने कहा कि भ्रम फैलाने का नतीजा सभी ने देख लिया है। विपक्ष अब सिमट गया है। विरोधी दल का नेता भी मुश्किल से बना है। जो लोग शपथ ग्रहण की तारीख बता रहे थे, आज नजर भी नहीं आ रहे हैं। ये लोग सिर्फ भ्रम फैलाने में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि बिहार में जब इन लोगों ने 15 साल शासन किया तो लोग आज भी उसे याद कर कांप जाते हैं। 1 करोड़ नौकरी देने के सवाल पर लल्लन सिंह ने कहा कि यह नीतीश कुमार की सरकार की यूएसपी है। जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। सरकार ने कहा कि 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, यानी मानकर चलिए कि 5 साल में 1 करोड़ रोजगार जरूर मिलेंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश भर में अब कोई नहीं पूछ रहा है। विपक्ष का काम ही है भ्रम फैलाना, तो वो भ्रम अब जनता में नहीं चलता है। तो उस भ्रम फैलाने का नतीजा देख लिए ना, कहाँ सिमट के बैठ गए हैं। बड़ा मुश्किल से विरोधी दल के नेता हुए, कुल नेतागिरी भुला गया। कह रहे थे तारीख तय कर दिए थे कि हम कहिया शपथ ग्रहण लेंगे।
अपना शपथ ग्रहण का खुद ही तारीख तय कर रहे थे। आप कहीं नजर नहीं आ रहे, ये लोग नजर नहीं आएंगे। इन लोगों ने बिहार में जो 15 साल किया है, आज भी बिहार की जनता इन लोगों के शासन को याद करके उसका रूह कांप जाता है। शीतकालीन सत्र शुरू हो तो रहा है, विधानसभा का काम है, उस पर हम क्या बोलें? पहले कैबिनेट में तो ये तो यूएसपी है नीतीश कुमार जी की सरकार का। जो वादा करते हैं, जो कहते हैं, वो करते हैं। तो इसमें तो उन्होंने कहा है कि 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो मतलब मान के चलिए कि 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। रामलीला मैदान में गृह विभाग को लेकर के चर्चा है सर कि गृह विभाग छोड़िए ना भाई कांग्रेस का पार्ट, आपका आप अपना एजेंडा लेके आए। कांग्रेस को कोई पूछ रहा है देश भर में? कहीं पूछ रहा नहीं है। दीपक बैज ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें दीपक बैज ने कहा कि चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि 97% फॉर्म भरे जा चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर फॉर्म का कलेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीएलओ पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है और कई बीएलओ मानसिक तनाव में है। बैज ने दावा किया कि अभी भी 50% से अधिक फॉर्म जमा नहीं हुए हैं और बेमेतरा जिले में एक फॉर्म बांटे जा रहे हैं। उन्होंने फॉर्म जमा करने की तारीख बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एसआईआर प्रक्रिया पर लगातार नजर बनाए हुए है। जमीन की नई गाइडलाइन पर प्रतिक्रिया देते हुए बैज ने कहा कि इस फैसले को लेकर जनता में जबरदस्त आक्रोश है। उन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए जमीन खरीदकर मकान बनाना अब सिर्फ सपना बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नई नीति से छोटे कारोबारियों का व्यापार चौपट हो गया है और सरकार की मंशा इस मामले में ठीक नहीं लगती। ये आवास मेला सिर्फ एक दिखावा है, एक नौटंकी है, क्योंकि आपने 5 डिसमिल तक जमीन की रजिस्ट्री बंद कर दी। छोटे भूखंड का रजिस्ट्री नहीं हो सकता। फिर गरीब मजदूर मध्यम परिवार इतना सक्षम तो नहीं कि बड़ी मात्रा में जमीन खरीद सके, और आपने 10 गुना आप बढ़ा दिया जमीन का रेट। कैसे संभव है? कहीं ना कहीं इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से, और सरकार सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई को लूटने के लिए और अपनी काली कमाई को सफेद करने के लिए इस तरह की नीतियां बनाई जा रही है। जो इस तरह से जो प्रोजेक्ट करना चाह रही है सरकार, वो कहीं ना कहीं सिर्फ नौटंकी और ढकोसला है। छत्रपति संभाजी नगर पुलिस ने कल्पना भागवत मामले में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए राजधानी दिल्ली में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मोहम्मद अशरफ शेख, जो अफगानिस्तान का निवासी बताया जा रहा है, और अभिषेक चौधरी, जो खुद को देश के गृह मंत्री का फर्जी ओएसडी बताकर लोगों को गुमराह कर रहा था, शामिल है। पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को दिल्ली से हिरासत में लेकर छत्रपति संभाजी नगर लाया। इसके बाद देर शाम दोनों को जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां अदालत ने दोनों को 10 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब पुलिस को उम्मीद है कि रिमांड के दौरान कई अहम खुलासे सामने आ सकते हैं। 22 नवंबर की रात लगभग 8 बजे पुलिस ने होटल अजंता अम्बेसडर छत्रपति संभाजी नगर से कल्पना भागवत को गिरफ्तार किया था। ये महिला पिछले कई महीनों से इस 5 स्टार होटल में लाखों रुपए महीने का किराया देकर ठहर रही थी। जांच में सामने आया प्रमुख तथ्य, उसके कमरे में 19 करोड़ रुपए और 6 लाख रुपए के 2 चेक बरामद हुए। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब शुरू होने की दिशा में एक निर्णायक कदम आगे बढ़ा चुका है। एयरपोर्ट प्रशासन ने 29 और 30 नवंबर को की गई पहली यात्री जांच पैसेंजर सिमुलाइजेशन टेस्ट सफलतापूर्वक पूर्ण होने की जानकारी देते हुए इसका वीडियो भी साझा किया है। 25 दिसंबर से एयरपोर्ट पर नियमित उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। ऐसे में यह परीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनएमआईए द्वारा जारी वीडियो के अनुसार सैकड़ों स्वयंसेवकों को यात्री बनाकर पूरे एयरपोर्ट संचालन की रिहर्सल की गई। इसमें चेक इन, सुरक्षा जांच, बोर्डिंग प्रक्रिया से लेकर बैगेज क्लेम तक सभी चरणों की बारीकी से जांच की गई। इस ट्रायल में इंडिगो, अकासा और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी एयरलाइनों ने सहभाग किया। 8 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
हाथों नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था। करीब 19,650 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। यह देश के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स में से एक माना जा रहा है। मुंबई के CSMIA में बढ़ते यात्री दबाव को कम करने में NMIA महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली NCR में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। CJI जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि किसी भी जुडिशियल फोरम के पास कौन सी जादू की छड़ी है जिसे घुमाकर ये समस्या खत्म की जा सकती है। मुझे पता है यह दिल्ली NCR के लिए खतरनाक समय है। उन्होंने कहा था कि मुझे बताएं कि हम क्या आदेश दे सकते हैं कि तुरंत साफ हवा मिल सके। हम सब जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। आपको बता दें, दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं CJI जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि किसी भी जुडिशियल फोरम के पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जिसे घुमाकर ये समस्या खत्म की जा सकती है। मुझे पता है कि यह दिल्ली NCR के लिए खतरनाक समय है। उन्होंने कहा था कि मुझे बताएं कि हम क्या आदेश दे सकते हैं कि तुरंत साफ हवा मिल सके। हम सब जानते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रदेश में संगठित अपराधों पर नकेल कसने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने गृह सचिव स्तर के अधिकारी का हलफनामा मांगा है और पूछा है कि क्या जिले या कमिश्नरेट से इकट्ठा किया गया डेटा जिसके आधार पर विभाग इस नतीजे पर पहुंचा है कि गैंगस्टर्स एक्ट के तहत काम करने वाला कमिश्नरेट सिस्टम नियम 5(3)A के तहत जरूरी संयुक्त बैठक से जिला मजिस्ट्रेट को बाहर रखना सही है। यह राज्य और नागरिकों के हित में है और उद्देश्य पूरा करता है। दूसरा कि क्या जिन जिलों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है उन जिलों की तुलना में जहां कमिश्नरेट प्रणाली नहीं अपनाई गई है उसका डेटा तुलनात्मक अध्ययन का विवरण है। और तीसरा, पुलिस अधिकारियों को दिए गए किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण जिन्हें जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा पूर्ण में किए गए कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी भी अध्ययन का विवरण जो ये दर्शाता है कि गृह विभाग इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा है या नहीं। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक अभियोजन को पिछले 10 वर्षों के उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तहत मामलों के संबंध में व्यापक जिलावार डेटा पेश करने का भी निर्देश दिया है। टेस्ट सीरीज में शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का आगाज जीत के साथ किया। विराट कोहली के शतक के बाद चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव के 4 विकेट के चलते मेहमान टीम टारगेट से 17 रन पीछे रह गई। इस मुकाबले में कुलदीप यादव ने इतिहास रच दिया। उन्होंने शेन वॉर्न का 23 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। रांची के झारखंड क्रिकेट संघ स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे मैच में कुलदीप यादव ने 10 ओवर गेंदबाजी की और 68 रन देकर 4 विकेट लिए। कुलदीप ने टोनी डी जोर्डी को आउट किया। इसके बाद उन्होंने मार्को जेनसन और मैथ्यू ब्रिजेट को फटाफट पवेलियन भेज दिया। इस जोड़ी ने छठे विकेट के लिए 68 गेंदों में 97 रनों की विशाल साझेदारी की। कलाई के जादूगर कुलदीप ने जेनसन को आउट किया जिन्होंने 39 गेंदों में 70 रनों की शानदार पारी खेली। इसके तुरंत बाद उन्होंने मैथ्यू ब्रिजेट का भी विकेट अपने खाते में जोड़ लिया जिन्होंने 80 गेंदों में 72 रन बनाए।
बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली राष्ट्रपति से अपने खिलाफ चल रहे मामले को खत्म कराने और बेगुनाह करार दिए जाने को लेकर क्षमादान अपील की है। उन्होंने 5 साल से चल रहे भ्रष्टाचार मामले को खत्म करने का अनुरोध करते हुए कहा कि यह माफी लोक हित में होगी। रिपोर्ट के अनुसार आइजैक हर्जोग के कार्यालय ने प्रधानमंत्री के वकील से 111 पन्नों के विस्तृत दस्तावेज मिलने की बात मानी और कहा कि इसे न्याय मंत्रालय के माफी विभाग को भेज दिया गया है। इसमें आगे कहा गया कि हर्जोग के फैसले लेने से पहले राष्ट्रपति के कानूनी सलाहकार भी एक राय बनाएंगे। उनके कार्यालय के एक बयान में कहा गया, राष्ट्रपति के दफ्तर को पता है कि यह एक बहुत बड़ा अनुरोध है जिसके बड़े मतलब हैं। सभी जरूरी राय मिलने के बाद राष्ट्रपति जिम्मेदारी से और ईमानदारी से इस अनुरोध पर विचार करेंगे। इजराइल में सजा से पहले राष्ट्रपति की ओर से क्षमादान दिए जाने का मामला ना के बराबर है। एक उदाहरण 1986 का मिलता है, जब शिन बेट सिक्योरिटी सर्विस से जुड़े एक खास मामले के भ्रष्टाचार मामले में बिना गुनाह कबूल किए आरोपी को माफी दी गई थी। डोनाल्ड ट्रंप के हर्जोग को लिखी चिट्ठी के कुछ हफ्ते बाद ये निवेदन किया गया कि ट्रंप ने भी राष्ट्रपति से नेतन्याहू को माफ करने के लिए कहा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।